यस, यहाँ पे अटेंशन। यूनिट सेकंड कंप्लीट करवाई थी आपको। यूनिट सेकंड में कोई डाउट है क्या? यूनिट सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करें। वहां पर आपको डिमांड करो कि जनरली क्वेश्चन जो मिलेंगे वो राइट लेफ्ट के नेम से नहीं मिलेंगे, वहां पर फैक्टर के नेम दे रखे होंगे और फैक्टर के बेस पर आपको डिसाइड करना होगा कि डिमांड कर राइट साइड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों चेंज हो रहे हैं या एक एक सेम टाइम पर एक ही चेंज हो रहा है। ठीक है, एक वहां पर लास्ट में एक डायग्राम में और दे रखा होगा। कोई डायग्राम दे रखा होगा। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड के लास्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, तो इनिशियल डीडी है, सॉरी इनिशियल सप्लाई करो एंड इनिशियल डिमांड करो, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये होगा। ठीक है, अब कंडीशन देकर वो आपको पूछ सकता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में केवल और केवल कंज्यूमर्स के नंबर राइज हो गए। ठीक है, तो आप कौन से पॉइंट पर चले जाओगे? ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बोला कि ओनली कंज्यूमर के नंबर इंक्रीज हुए हैं। कंज्यूमर के नंबर इंक्रीज होने से डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। बट मैंने सप्लाई के लिए कुछ भी नहीं कहा अभी तक। ठीक है, तो इसका मतलब सप्लाई करो तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सप्लाई कर तो आपको इनिशियल कंसीडर करना है और न्यू डिमांड कर क्रिएट हो जाएगा D1 एंड D1। तो नया डिमांड कर पुराने सप्लाई कर को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। समझाइए नहीं, इस तरीके से उसको कंप्लीटली आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। यूनिट नंबर 3, प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द डिफरेंट मार्केट फॉरम्स। इसी में सब जितने भी कंपिटेटिव बेस पर जितने भी मार्केट मैंने बताए थे, कौन कौन से बताए थे आपको? परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वैसे जनरली 3 टाइप्स होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ड्यूपोली। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया था इंट्रोडक्शन में, बाकी चीजें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइंस ए फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस इट्स ए ऑफ इट्स ए प्रोडक्ट। कि मार्केट स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि कोई फर्म अपनी प्राइस को कहां पर डिटरमाइन करेगी। ठीक है, प्राइस लेवल हाई रहेंगे या प्राइस लेवल लो रहने वाले हैं, ये मार्केट के स्ट्रक्चर से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट मोनोपोली नेचर का है, ठीक है, तो मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस देखने को मिलेंगी। और अगर मार्केट परफेक्ट कंपिटेटिव नेचर का है तो प्राइस लेवल बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगली बात समझ में? तो किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट के अंदर किसी फर्म के प्रोडक्ट का प्राइस लेवल क्या चलने वाला है, ये किस पर डिपेंड करेगा? मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहला टॉपिक आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट याद रखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? 3 जनरल फीचर्स याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। वेरी लार्ज याद रखो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेकंड कंडीशन याद क्या रखनी है आपको? होमोजीनियस प्रोडक्ट। और होमोजीनियस प्रोडक्ट के बाद में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। आगे बात समझ में? अगर ये 3 कंडीशन कोई फर्म पूरा कर देती है तो वो परफेक्ट कंपिटेटिव फर्म बन जाती है। ठीक है, तो जनरली यहां पर यही 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, परफेक्ट कंपिटेटिव फर्म और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहला फीचर दे रखा है देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। अब सॉरी, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट में? ठीक है, तो मार्केट पे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि मार्केट में जो सिंगल इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, या इंडिविजुअल बायर है, वो मार्केट स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मार्केट से एक फर्म बाहर भी निकल गई,
और मार्केट में कोई एक फर्म एंटर भी कर गई तो मार्केट सप्लाई और डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, अगर किसी फर्म के स्टार्ट होने से या बंद होने से मार्केट स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो डिमांड और सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डिमांड और सप्लाई पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब प्राइस लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। आपको बताया था कि मार्केट में प्राइस को चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, या तो शॉर्टेज या सरप्लस। आगे बात में, तो किसी इंडिविजुअल बायर या सेलर के चले जाने से या मार्केट में आ जाने से डिमांड और सप्लाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और जब डिमांड और सप्लाई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो ना तो मार्केट में शॉर्टेज आएगा और ना ही सरप्लस। आगे बात में, तो नो सिंगल फर्म कैन क्रिएट द सरप्लस और शॉर्टेज एंड नो सिंगल बायर कैन क्रिएट सरप्लस और शॉर्टेज। दैट्स व्हाई द प्राइस लेवल रिमेन अनचेंज्ड या अनअफेक्टेड। आगे बात समझ में, देखें, द नंबर इज so large that the share of each seller in the total supply and the share of each buyer in the total demand is too small that no buyer or seller is position of influence the price। समझ में आ गई क्या? तो इस बात से पता चल रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। आगे बात समझ में, आगे देखें, डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट। अच्छा, ये स्टेटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय ऑल द फर्म्स आइडेंटिकल और होमोजीनियस। मार्केट में जितने भी फर्म्स होंगी वो सभी की आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही होंगी। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का रिजल्ट क्या चल रहा होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बुक में लिखा हुआ नहीं है बट यहीं से क्वेश्चन पूछता है, जब आपको वो उस चैप्टर में बता चुका है कि परफेक्ट इलास्टिसिटी, अगर मान लो कि गुड्स एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो 101% यहां पर रिजल्ट क्या होगा कि परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी का रिजल्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गई है? तो ये अंडरस्टूड है, ये बात इसके पीछे कहीं पर गिवन नहीं है। आगे देखो, सिंगल मार्केट है प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से भी प्राइस लेवल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये बात भी इस बात को सिग्निफाई कर रही है कि प्राइस लेवल है कांस्टेंट रहेगा। समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि मार्केट में अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एक जैसे ही है, ठीक है, तो प्राइस डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या, क्योंकि प्राइस बदलते ही तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई या नहीं आई? तो अगर आपको प्रूव करना है कि मार्केट में सभी प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो उनकी प्राइस भी क्या रखनी पड़ेगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। मार्केट में किसी भी दुकान पर चले जाओ, सभी जगह पर वो सेम प्राइस पर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एक स्टेटमेंट याद रखना है, बायर्स हैव नो प्रेफरेंसेस एज बिटवीन डिफरेंट सेलर्स। ठीक है, इसका मतलब किसी भी दुकान पर जाकर प्रोडक्ट खरीद लो, सबकी दुकान पर क्या मिलने वाला है, सेम। क्या लिखा है, बायर्स हैव नो प्रेफरेंस, मतलब किसी को कम ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देगा। क्यों? जैसे जनरली अपन बात कर लेते हैं, जैसे एक लेस का पैकेट है, आप किसी भी दुकान पर खरीद लो, आपको पता है कि ये 10 या 20 रुपए का मिलने वाला है, तो आपके बीच में कोई भी चॉइस मेकिंग नहीं होगी, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे। प्रायोरिटी कब देते हो आप, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो, समझ आई या नहीं, या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो, या आपका कोई जानकार है, आपको पता है कि वो मेरे को 9 रुपए में दे देगा, तब तो आप उसके पास जाना चाहोगे। और आपको पता है कि सभी के पास वो कितने मिलने वाला है, तो आप कोई चॉइस मेकिंग करोगे क्या? तो इसका मतलब आप क्या हो जाओगे, इनडिफरेंट हो जाओगे। क्या बोलेंगे, इनडिफरेंट, मतलब नो प्रेफरेंसेस अमंग द सेलर्स। ठीक है, एज बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर ए सेल, ऑल्सो सेलर्स आर क्वाइट इनडिफरेंट एज टू हुम दे सेल। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी क्या रहेंगे, इनडिफरेंट। आगे बात समझ, चाहे कोई भी खरीदने आए, सभी के सभी सेम प्राइस देने वाले हैं। ऐसा है, कोई भी कंज्यूमर नहीं आएगा जो उनको ज्यादा प्राइस दे जाएगा। ठीक है, तो सेलर्स जो हैं वो कंज्यूमर को लेकर इनडिफरेंट रहेंगे और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर्स को लेकर इनडिफरेंट रहेंगे। समझ में आ गई क्या? के बाद में आपको एग्जांपल याद रखने हैं, वैसे तो जनरली परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक कंडीशनल मार्केट है, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, बट फिर भी अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कुकिंग गैस एंड रॉ मटेरियल सच एज कॉपर, आयरन, कॉटन एंड स्टील शीट एटसेट्रा, इनको किसमें कंसिडर करेंगे, परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में। ठीक है, अब देखो, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपीटिंग प्राइसेस, मार्केट में सभी के पास क्या होगी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी कंपीटिंग प्राइसेस की। मतलब हर सेलर को पता होगा कि दूसरा सेलर किस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहा है। सभी सेलर्स को पता होगा कि दूसरी फर्म्स अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज एडॉप्ट कर रही हैं। इसको बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज अबाउट ए मार्केट। अगली बात समझ में,
इसके बाद में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, अब थर्ड आती है फ्री एंटर द मार्केट और टू गो आउट ऑफ इट, जिसको अपन बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, कुकिंग गैस देखो सभी किसी भी कंपनी से खरीद लो, कुकिंग गैस का जो क्वालिटी आएगी वो लगभग सेम ही होगी, समझ में आई या नहीं है? और लगभग सभी जगह सिलेंडरों के भाव क्या मिलेंगे आपको, सेम। जितनी भी एजेंसीज हैं वो सभी की सभी आपको सेम प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती हैं, सेम क्वालिटी का। बट मैं आपको यहाँ पर ये कह चुका हूँ ऑलरेडी, रियल लाइफ के अंदर परफेक्ट कंपटीशन जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है प्रोडक्ट होमोजीनियस है, और होमोजीनियस होने का मतलब वो ब्रांड नेम पर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अब आप जानते हैं जो कुकिंग गैस होती है वो अलग अलग नाम से आती है, कहीं पर इंडियन ऑयल से नाम से आती है, कहीं पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नाम से, एचपी के नाम से आती है, ठीक है? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया ना। तो जनरली ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो एज ए एग्जांपल आपको बस याद रखना है। अब बात करते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मार्केट में नई फर्मों की एंट्री कब होगी? जब सप्लाई बढ़ेगी, जब डिमांड ज्यादा होगी। अच्छा, शॉर्टेज होगा जब किसी चीज में, तब नई फर्में एंटर करेंगी। हाँ बोल। एंटर करने की कॉस्ट कम होगी। आप बुक में देख रहे हो वो बता रहे हो। अभी कल परसों मैं आपको एक कंडीशन बता रहा था कि मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कितनी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी? एम आर इक्वल टू एम सी, सेकेंड कंडीशन है एम सी मस्ट बी इंक्रीजिंग, एंड थर्ड कंडीशन क्या बताई थी मैंने? थर्ड में दो कंडीशन बताई थी, शॉर्ट रन के अंदर फर्म की एवीसी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब ही प्राइस होता है। और लॉन्ग रन के अंदर फर्म की एटीसी लेस देन और इक्वल होनी चाहिए फर्म की एवरेज रेवेन्यू। हाँ, एटीसी मतलब एलएसी है, यहाँ पर एवरेज टोटल कॉस्ट बोल दो या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोल दो, मीनिंग सेम ही होता है दोनों, ठीक है? तो यहां पर ये समझ में आया क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर लॉन्ग रन में एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? मैंने आपको ये बोला था कि अगर हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरेज रेवेन्यू का लेवल एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल चल रहा है तो फर्म को क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसी कंडीशन में मार्केट में कोई नई फर्म एंटर करेगी क्या? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का ही दूसरा नाम क्या होता है? जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट में ना तो मार्केट में नई फर्म एंटर करेगी, ना ही एग्जिस्टिंग फर्म है बाहर जाएंगी। समझ में आ गई क्या? अगर मार्केट में एवरेज रेवेन्यू का लेवल एवरेज टोटल कॉस्ट से ऊपर चला गया तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट अपने ओन फैक्टर्स की रिटर्न मिलने के बाद में आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? आपके ओन फैक्टर्स जो आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इंगेज कर रखे हैं, जैसे आपकी ऑन लैंड, आपकी ऑन कैपिटल और आपकी ऑन लेबर सर्विसेज, ठीक है? इनकी रिटर्न्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है? और जो किसका पार्ट होती है? एवरेज टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है, ठीक है? अगर एक फर्म को एवरेज टोटल कॉस्ट से कुछ भी ज्यादा मिलने लग जाए तो इसका मतलब उसको अपने नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट से इंड्यूस होकर मार्केट में या इंकरेज होकर मार्केट में नई फर्म्स की क्या स्टार्ट हो जाएगी? एंट्री। आगे बात समझ में? और आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब भी क्या होता है? प्राइस, ठीक है? मार्केट में धीरे धीरे नई फर्मों की एंट्री स्टार्ट होगी, नई फर्मों की एंट्री से सप्लाई करो किस साइड में शिफ्ट होगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? आप बोलोगे कि सर एबनॉर्मल प्रॉफिट से इंड्यूस होकर जब मार्केट में नई फर्में एंटर करना स्टार्ट करेंगी तो सीधी सी बात है मार्केट सप्लाई बढ़ना स्टार्ट करेगी, और मार्केट सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा?
मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसके प्राइस लेवल क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। अच्छा, ये सुपर नॉर्मल वाला प्राइस लेवल चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट में नई फर्म्स की एंट्री होगी, ये प्राइस लेवल किधर आने लग जाएगा, नीचे की तरफ आने लग। कब तक आता रहेगा, जब तक कि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट वाला प्राइस लेवल है वो नॉर्मल प्रॉफिट वाले प्राइस लेवल पर ना आ जाए। समझ आइए नहीं। अब मान लो कि फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मान लो प्राइस लेवल घट के या एवरेज रेवेन्यू कम होकर इतनी नीचे आ गई कि फर्म को एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है, तो शॉर्ट टर्म में तो फर्म काम चला लेंगी, बट लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर अगर एक फर्म अपनी फिक्स कॉस्ट को सेट ऑफ नहीं कर पाती है तो धीरे धीरे मार्केट से फर्म्स क्या करना स्टार्ट करेंगी, एग्जिट करना स्टार्ट करेंगी। मार्केट में फर्मों के एग्जिट करने से सप्लाई क्या होने लग जाएगी, कम, और सप्लाई कम होने से प्राइस लेवल है इंक्रीज। और कब तक होता रहेगा, जब तक कि नॉर्मल प्रॉफिट में ना जाए। तो इसका मतलब अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर प्राइस लेवल कहां कांस्टेंट रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पर। अगली बात समझ में, तो एंट्री एंड एग्जिट समझ में आया कि अगर फर्मों को एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो मार्केट में न्यू फर्मों की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। अगर मार्केट में फर्मों को लॉस होता है तो मार्केट में एग्जिस्टिंग फर्म है, ठीक है, एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी। और दोनों ही कंडीशन में अल्टीमेटली प्राइस लेवल कहां आकर कांस्टेंट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट पर। तो ये तीसरी कंडीशन भी यही डिस्क्राइब कर रही है कि प्राइस लेवल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। समझ में आ गई, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, नो लीगल और मार्केट रिलेटेड बैरियर्स। पहली बात तो याद रखनी है कि परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में नई फर्मों की एंट्री पर कोई भी बैरियर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, आइडर टू एंटर एन इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूस इफ इट सीज प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, टू एग्जिट इफ कैन नॉट मेक ए प्रॉफिट। कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कब करेगी, जब उसको प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी का मतलब है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गई क्या। और अगर उसको कोई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे रही है तो या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट में मार्केट में नई फर्में एंटर नहीं करेंगी। और अगर लॉस होने लग गया तो एग्जिस्टिंग फर्म्स भी मार्केट से एग्जिट करना स्टार्ट कर, ठीक है। ये सब लॉन्ग रन की बातें हैं भाई, ध्यान रखना। देखिए आगे, देखो यहां क्या लिखा है, इफ द अबो थ्री कंडीशंस अलोन आर फुलफिल्ड सच ए मार्केट इज कॉल्ड प्योर कंपटीशन। मैंने ऊपर तीन कंडीशन बता दी आपको, कौन कौन सी, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ईच फर्म आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट अवेलेबल इन मार्केट। अगर ये तीन कंडीशन अगर कोई फर्म फुलफिल कर देती है तो वो किस में आएगी, परफेक्ट प्योर कंपटीशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। बट प्योर कंपटीशन के बावजूद भी कुछ और कंडीशंस और दे रखी हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देयर इज ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होगा, सबको पता होगा कि मार्केट में प्राइस लेवल्स क्या चल रहे हैं, एक फर्म और दूसरी फर्म अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बना रही है, अदर फर्म का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी बातें देखो, quantities of stock of goods in the market, the nature of product, the price at which transactions of purchase and sell are being entered into। तो ये तीन बातों का पता रहेगा, इसी को बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज। मार्केट में टोटल स्टॉक कितना है, दूसरी बात मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस लेवल क्या चल रहे हैं, और अदर फर्म उनको किस प्राइस लेवल पर ट्रांजेक्शन कर रही हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। आगे देखें, फिफ्थ कंडीशन क्या है, वेरी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अवॉइड करके चलेंगे भाई। ये लिख दो, यहां पर मेंशन कर दो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसको क्या मानकर क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अवॉइड क्यों करें, बताओ भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा इक्वल नहीं रहती है, ठीक है। हो सकता है जैसे आप मान लो कि आज अपन गांधीनगर में बैठे, मेरी यहां पर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है। कोई पर्सन गांधीनगर से मेरे पास खरीदने आएगा तो अरे ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही इंक्लूड करेंगे। ट्रांजैक्शन करने में भी कोई कॉस्ट नहीं आएगी और ट्रांसपोर्टेशन करने की भी कोई फर्दर कॉस्ट नहीं होगी। दोनों को अवॉइड करना है। क्यों करना है दोनों को, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिफर होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कोई आदमी गांधीनगर मेरे से प्रोडक्ट खरीदने आता है,
ठीक है, गांधीनगर का आदमी है, गांधीनगर में मेरे से प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर कोई मान लो कि यहाँ से मेरे से कोई सीकर रोड से आ गया या विद्याधर नगर से आ गया, तो वो वहां से खरीदने आएगा, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। क्या, अब कस्टमर के हिसाब को भी देखना पड़ेगा। अगर कॉस्ट अलग अलग आ गई तो सीधी सी बात है, मार्केट में प्राइस लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया, और प्राइस लेवल अलग अलग हो गया तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा। गांधीनगर वाले के लिए प्राइस लेवल कम रहेगा, जबकि विद्याधर नगर वाले के लिए प्राइस लेवल है ज्यादा। समझ में आई या नहीं? इससे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अपने को क्या मानना है ऊपर, कि प्राइस लेवल क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसलिए इसको चाहे एजम्पशन मान लो चाहे कैरेक्टरिस्टिक मान लो। ठीक है, आपकी जो ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों की दोनों कॉस्ट क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या इतनी लो होगी कि उसका कंज्यूमर की इनकम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगली कंडीशंस, फर्म्स आर इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर, और फर्म को क्या मानकर चलेंगे, प्राइस टेकर, और प्राइस मेकर कौन होगी, इंडस्ट्री। तो ये एक स्टेटमेंट है कि इन द परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर एंड द फर्म इज प्राइस टेकर एंड क्वांटिटी एडजस्टर। ठीक है, परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में इंडिविजुअल फर्म केवल और केवल प्राइस को एक्सेप्ट कर सकती है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। और ये मैंने इसका एक्सक्यूज आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में दिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, मार्केट में इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स हैं कि इंडिविजुअल फर्म प्राइस लेवल को इफेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आई या नहीं? तो मजबूरन मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइस लेवल डिटरमाइन हुआ है, उसी प्राइस लेवल को फर्म को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आई या नहीं? और वो प्राइस लेवल कहां पर डिटरमाइन होगा, जहां पर एक फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बात समझ में? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर प्राइस डिटरमाइन किया तो नई फर्में एंटर करना स्टार्ट कर देंगी, और उससे नीचे डिटरमाइन किया तो मार्केट से फर्में एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी। तो अल्टीमेटली प्राइस लेवल कांस्टेंट कहां पर रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट पर। आगे बात समझ में? तो इंडस्ट्री जो प्राइस लेवल डिटरमाइन करेगी, वो प्राइस लेवल कहां पर होगा, नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, अब इसका नीचे डायग्राम दे रखा है, देखो यहां पर ये एग्जांपल्स नोट कर लेंगे कि परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में एग्रीकल्चर आता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंजेस एंड प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम अप्रोच द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये बुक में गिवन है, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, तो इसको डायग्राम से समझेंगे पहले। अच्छा, पिछले चैप्टर के अंदर आपने प्राइस डिटरमाइन की थी, कैसे होती है प्राइस डिटरमाइन? पहली बात तो परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में प्राइस डिटरमाइन कौन करेगा, फर्म करेगी या इंडस्ट्री? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स विच आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री का डिमांड करो और ये इंडस्ट्री का सप्लाई करो। इंडस्ट्री का डिमांड कर इंडस्ट्री के सप्लाई कर को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, वहीं पर प्राइस लेवल डिटरमाइन होंगे। समझ में आई या नहीं? तो जहां पर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई है, वहां पर अपन क्या डिटरमाइन करेंगे, इंडस्ट्री के प्राइस लेवल। और इसी प्राइस लेवल को आगे चलकर कौन एक्सेप्ट करेगी, फर्म। ठीक है, अच्छा प्राइस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एवरेज रेवेन्यू के। आगे बात समझ में? और एवरेज रेवेन्यू को अपन डिमांड करो भी बोलते हैं क्या? पिछले चैप्टर में मैंने बताया था फर्म का एवरेज रेवेन्यू करो जो होता है वही क्या होता है, डिमांड करो। तो ये डिमांड करो देखो कैसा दिखाई दे रहा है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या चल रही होगी, इन्फिनिटी। अब याद करो डिमांड वाला जब चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था, और वहां पर मैंने जब परफेक्ट इलास्टिक डिमांड पढ़ाई थी, तो वहां पर बताया था कि परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में ही इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट इलास्टिक होती है। किसी भी इंडिविजुअल फर्म के लिए जो डिमांड की इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। आगे बात समझ में? तो दो बातें यहां से आ गई, ऑन प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी भी कैसी होगी, इनफाइनाइट, और क्रॉस इलास्टिसिटी भी कैसी होगी, इनफाइनाइट।
अंडर द केस ऑफ परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट। आगे बात समझ में। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो फर्म है ये इस प्राइस को ही क्यों फिक्स कर रही है, इससे ऊपर और इससे नीचे क्यों नहीं करी। पहली बात तो इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री ने ऊपर प्राइस क्यों नहीं डिटरमाइन की, क्योंकि सीधी सी बात है अगर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस डिटरमाइन करती है तो क्या मिलेगा मार्केट में, सप्लायर्स तो होंगे ज्यादा और डिमांड होगी कम। समझ में आई या नहीं। और इससे वजह से क्या क्रिएट होगा मार्केट में, सरप्लस, और सरप्लस लीड्स टू फॉल इन प्राइस। कब तक है, तब तक इक्विलिब्रियम ना मिल जाए। आगे बात समझ में। अगर मान लो मार्केट जो है या इंडस्ट्री जो है वो नीचे प्राइस लेवल डिटरमाइन कर देती तो डेफिसिट नहीं, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेज, और शॉर्टेज लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। तो अल्टीमेटली रहना तो अपने को इक्विलिब्रियम पर ही पड़ेगा, और इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को कौन एक्सेप्ट कर रही है, फर्म। अब फर्म इससे ऊपर क्यों नहीं कर सकती, डिमांड जीरो हो जाएगी। सही बात है। अगर मार्केट में इस फर्म ने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए इंडस्ट्रियल प्राइस से ज्यादा प्राइस डिटरमाइन कर दी तो सीधी सी बात है कि मार्केट में इस फर्म के पास कोई आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि सभी फर्मों के पास क्या मिल रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एकदम एक सेम टू सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये अगर ज्यादा लेगा तो पागल तोड़ना है वो लोग, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या चल रही है, इनफाइनाइट। मतलब प्राइस को जरा सा भी बढ़ा दिया तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और सारे कंज्यूमर्स किसके पास चले जाएंगे, अदर सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर। समझ में आई या नहीं आई। तो इसी और कम क्यों नहीं कर सकता भाई, कम भी तो कर सकता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगी वो किस पर होगी, नॉर्मल प्रॉफिट पर। कहां पर होगी, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, जीरो इकोनॉमी के प्रॉफिट। अगर इसने अपने प्राइस लेवल को जरा सा भी कम कर दिया तो सीधी सी बात है इस फर्म को क्या होने लग जाएगा, लॉस। आगे बात समझ में। तो कोई फर्म लॉस में काम करना चाहेगी क्या, तो ये प्राइस लेवल को कम कर नहीं सकता और बढ़ाने पर सारे कंज्यूमर लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए मार्केट इंडस्ट्रियल डिटरमाइंड प्राइस को इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना। समझ में आ गएगा कंसेप्ट। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स इज सच यूनिट द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए होमोजीनियस प्रोडक्ट। कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं और ईच फर्म क्या कर रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। सो दैट देयर इज ए कंपटीशन अमंगस्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट यूनिट्स। टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री इज इक्वल टू द टोटल डिमांड, वी से दैट द इंडस्ट्री इज इन इक्विलिब्रियम। ए फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये वाला स्टेटमेंट याद रखेंगे कि एक फर्म को इक्विलिब्रियम में कब बताते हैं, when it's maximizing its when it is maximizing its profit, has no incentive to expand or contract production। एक फर्म इक्विलिब्रियम पर कब होगी, जब उसको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट जहां पर मिल जाएगा उससे ना तो वो अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहेगी और ना ही कम करना चाहेगी। और इसके लिए मैंने आपको दो कंडीशंस बता रखी हैं। एक फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहां पर होता है, where marginal revenue equals to the marginal cost and marginal cost must be increasing। ये दो कंडीशंस जहां पर पूरी हो जाती है वहां पर एक फर्म क्या होगी, एक कंपिटिटिव फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से ना तो फर्म आगे बढ़ना चाहेगी ना ही पीछे आना चाहेगी। इसको अपन डायग्राम से समझ चुके हैं ऑलरेडी, और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सीधी सी बात है, डायग्रामों का खेल है कंप्लीट चैप्टर के अंदर। जिसको डायग्राम सही से समझ में आ रहे हैं चैप्टर की थ्योरी सारी समझ में आ जाएगी। ये वाला डायग्राम बताया था मैंने आपको, ठीक है। कहां पर मिलेगा इक्विलिब्रियम फर्म को, आपने बोला था सर इस वाले पॉइंट पर, ई वाले पॉइंट पर। इसको मैंने नाम दिया था एफ पॉइंट। ई पॉइंट पर फर्म को इक्विलिब्रियम मिला, और मैंने आपको क्या बोला था कि ई पॉइंट पर फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इससे आगे बढ़ने पर तो फर्म को क्या होने लग जाएगा, लॉस। एवरी एडिशनल यूनिट के ऊपर फर्म को लॉस मिलेगा, और इससे पहले जाने पर भी फर्म को लॉस ही हो रहा है, क्योंकि अगर वो क्यू की बजाय Q1 पर करता है तो इतना जो एरिया है उसका लॉस हो जाएगा। समझ में आई नहीं। अगर वो Q1 की बजाय Q पर करता है तो इतना एरिया भी क्या कर सकता था, वो गेन कर सकता था। अगली बात समझ में।
तो ई पॉइंट पर आकर ना तो फर्म अपने प्रॉफिट को सॉरी अपने आउटपुट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी और ना ही एक्सपेंड करना चाहेगी। अगली बात समझ, तो ए फर्म विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम वेयर ए फर्म नाइदर वांट्स टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन एंड नॉर वांट्स टू रिड्यूस इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, देखो ये वाला स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे। ये डायग्राम फर्म का सॉरी इंडस्ट्री का डायग्राम दे रखा है जिसमें इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके प्राइस को डिटरमाइन कर रही है। अब दे रखा है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म में वही कंडीशन, इनको अंडरलाइन कर लो, सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टेटमेंट्स को रीड करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि द फर्म इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट, द आउटपुट which gives the maximum profit to the firm is called equilibrium level of a output। याद रखना, what is the equilibrium level of output? A level of output where firm gets maximum profit। देखो यहां पर लिखा हुआ है फर्म इन ए कंपिटेटिव मार्केट आर प्राइस टेकर, और प्राइस टेकर क्यों है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम इसमें पैराग्राफ में जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अंडरलाइन कर लें और इसको पढ़ेंगे खुद, घर पे जाके देखो, खुद पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, अब यहां से अंडरलाइन को पढ़ने का बेनिफिट क्या मिल रहा है कि आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। हाँ, ये देखो यहां पर स्टेट, अभी जो मैंने प्राइस लाइन बताई थी उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिमांड करो। बताया था मैंने अभी आपको, कैसा था, ऐसा ही तो बताया था। ये जो P है यही फर्म का क्या है, डिमांड करो, और ये कैसा है, डिमांड करो ऑफ ईच फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ गई क्या। इसके बाद में एक कंपिटेटिव फर्म हैज टू एडजस्ट इट्स आउटपुट टू द मार्केट प्राइसेस सो दैट इट अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहां पर याद रखने लायक क्या बात है, क्वेश्चन घुमाता कहां पर है कि एक कंपिटेटिव मार्केट के अंदर फर्म का अपनी प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। समझ में आया नहीं है, कैसे कंट्रोल नहीं है, अभी अपन चेंज करके देख रहे थे। अगर फर्म ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो, अगर प्राइस पर कंट्रोल होता तो फर्म अपनी मन मर्जी से प्राइस डिटरमाइन कर सकती थी ना। ठीक है, बट ना तो फर्म प्राइस को इंक्रीज कर सकती है क्योंकि इंक्रीज करते ही तो कस्टमर गायब, और डिक्रीज करते ही खुद गायब, क्योंकि फर्म को क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और लॉस होते ही फर्म गायब। समझ में आया नहीं है, तो इसका मतलब फर्म का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल है कौन से मार्केट में, परफेक्ट कंपिटिटिव। कंट्रोल है किसके ऊपर, देखो क्या लिखा हुआ है, एक कंपिटिटिव फर्म हैज टू एडजस्ट इट्स आउटपुट, केवल और केवल फर्म अपने आउटपुट को एडजस्ट कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। हाँ, सेल्स को। अभी जो अपन डायग्राम देख रहे थे, ठीक है, आपने क्या बोला सर, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे वहीं पर फर्म प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, तो फर्म क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकती है, समझ में आई या नहीं आई, प्राइस को एडजस्ट नहीं कर सकती कभी भी। जबकि मोनोपोली मार्केट के अंदर थोड़ा सा उल्टा है, अगर मार्केट में किसी की मोनोपोली हो तो वो अपनी मनमर्जी से प्राइस को भी कंट्रोल कर सकता है और चाहे तो क्वांटिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। बट इसमें भी खास बात याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर, ठीक है, इन द मोनोपोली मार्केट ए मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, और उसका सेकंड ऑप्शन था आइदर प्राइस और क्वांटिटी। गलत बात, ठीक है, एक कर तो दोनों को सकता है, तो देखने में तो ऐसा लगा कि बोथ आंसर होगा। और दूसरा ऑप्शन क्या था, आइदर प्राइस, और या तो वो प्राइस को चेंज कर सकता है या आउटपुट को एक टाइम पर। तो कर तो दोनों को सकता है बट सेम टाइम पर दोनों को नहीं कर सकता। सेम टाइम पर या तो वो प्राइस को रेगुलेट कर पाएगा या फिर आउटपुट को। अगली बात में, अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर थोड़े थोड़े क्या होने लग जाएंगे, लॉस होने लग जाएंगे, या फिर कस्टमर लॉस नहीं होंगे तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड को कम करने लग जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई, कस्टमर तो कम नहीं हो रहे हैं बट हो सकता है ना कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदना धीरे धीरे कम कर दें, तो प्राइस को बढ़ा लोगे तो हो सकता है। और अगर एक मोनोपोलिस्ट चाहता है कि मेरे कस्टमर बढ़े तो उसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ानी है तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, और अगर प्राइस को कंट्रोल करना है तो क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो एक टाइम पर एक पर ही रहेगा, बट
दोनों पर हो सकता है, ठीक है। जबकि परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में एक टाइम पर केवल फर्म किसको कंट्रोल कर सकती है, केवल है आउटपुट को एडजस्ट कर सकती है, प्राइस के ऊपर फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो स्पेशली कंसर्न याद रखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहीं से, प्राइस पर कंट्रोल किसका होगा किसका नहीं होगा, किस लेवल पर प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट पर क्या रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। आगे देखें, के बाद में एक स्टेटमेंट यहां पर अच्छा खासा है, परफेक्टली कंपिटेटिव मार्केट ए प्राइस टेकिंग फर्म, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस आर इक्वल। और परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों के तीनों इक्वल होते हैं क्या? देखो, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और आपको पता है टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्यू से क्यू को कैंसिल करोगे तो ए आर किसके इक्वल हो गया, प्राइस के, ठीक है। और केवल परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में एमआर भी किसके इक्वल होती है, प्राइस के, क्योंकि एमआर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा। और एज यू नो इन द परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट प्राइस रिमेन्स ए कांस्टेंट, तो टी आर इज चेंज ओनली बाय द चेंज इन ए क्वांटिटी। तो यहां पर आएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, प्राइस। आगे बात समझ में, तो परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू भी किसके इक्वल होगी, प्राइस के। और प्राइस लेवल क्या रहते हैं, कांस्टेंट, इसलिए इन तीनों का डायग्राम किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आ गया क्या? तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग डायग्राम, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। आगे देखें, ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू प्राइस। आगे, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म, एक फर्म को इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा, अभी बताया था मैंने, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम तो वहां पर होगा जहां डिमांड किसके इक्वल होगी, सप्लाई के। एक फर्म का इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिलता है फर्म को, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल नहीं हो, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो। तो ये बार बार कंडीशन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी तरीके की फर्म हो, दिमाग में इस बात को बिठा लो, कोई भी फर्म हो एक्स वाई जेड, चाहे परफेक्ट कंपिटेटिव हो, चाहे मोनोपोली फर्म हो, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, तीनों ही नेचर की फर्म्स को मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर मिलेगा, जहां पर उनकी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी। ये वाली कंडीशन तीनों मार्केट के लिए सेम है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। एक फर्म के इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन, एम आर इक्वल टू एमसी, एम आर इज ग्रेटर देन। अब यहां पर आगे कंडीशन बता रहा है, अगर गलती से मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, देखो कंडीशन, एक फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या बताई है, एम आर मस्ट बी इक्वल टू द एमसी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर गलती से मान लो मार्जिनल रेवेन्यू तो ज्यादा रह गई और मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई, जैसे कि क्यू लेवल पर, तो इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन फर्म क्या करेगी, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, if marginal revenue is greater than marginal cost then the decision of firm should be, ठीक है, टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, कि यहां पर फर्म को अभी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आगे प्रोडक्शन करने पर फर्म के प्रॉफिट्स क्या होंगे, इतना सेगमेंट प्रॉफिट का और बढ़ जाएगा। और Q1 की बजाय अगर वो Q पर करती है, Q2 पर करती है, तो इतना प्रॉफिट का लेवल और बढ़ेगा उसका। आगे बात समझ में, तो इसलिए अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ग्रेटर देन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज करने का डिसीजन लेगी। कब तक, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल ना हो। आगे बात समझ में, और दूसरी कंडीशन, इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर लेस देन मार्जिनल कॉस्ट then firm is occurring marginal losses, this condition will discourage to producer for lesser production। इसमें फर्म का डिसीजन क्या होना चाहिए, फर्म अपने आउटपुट को
रिड्यूस करेगी। आगे बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। बस करें, चलो कोई नहीं। 1 मिनट रुक जाओ, कोई इसी से रिलेटेड कुछ ना हो, अगर अलग होगा तो फिर कल देख लेंगे। और ये सेकंड कंडीशन याद रख लेना, ये तो पता ही है आपको, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी कर्व शुड बी कट टू एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। ये बात याद रखनी है, पॉजिटिव और नीचे से कट करना चाहिए, या एमसी शुड बी हैव ए पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, यस ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया बेटा? हाँ सर। प्राइस को तो वो चेंज कर ही नहीं सकते, स्ट्रेटेजी का आउटपुट तो बढ़ा ही सकती है, अपने कंज्यूमर्स को तो अट्रैक्ट कर ही सकती है अपने पास, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकती है। वैसे तो इसमें सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर, बट फर्म कोई स्ट्रेटजी बना सकती है, ठीक है, कोई ऐसा मेथड, जैसे एग्रीकल्चर में, सॉरी अभी इसमें एग्जांपल आया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। एग्रीकल्चर मार्केट में देखते हो आप, या फिर आपने सब्जी मंडी देखी होगी, वहां पर लोग आवाज लगाते रहते हैं आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो बस अपने सेलिंग स्ट्रेटजी को चेंज करके फर्म अपने आउटपुट को चेंज कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, प्राइस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। आगे बात समझ? हाँ, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दे तो उसके पास सीधी सी बात है कस्टमर ज्यादा आएंगे, कस्टमर तो ज्यादा आ जाएंगे, पर फर्म ऑलरेडी किस पर काम कर रही थी, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, लॉस भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, मार्जिन तो बढ़ रहा है, जब ऑलरेडी आपको एडिशनल यूनिट के ऊपर लॉस मिल रहा है, तो आप अपनी लॉसेस के ऊपर सेल बढ़ाकर क्या फायदा, नुकसान ज्यादा और हो जाएगा। मान लो मैंने प्राइस को 10 रुपए की चीज, 10 रुपए पर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, मैंने उस प्रोडक्ट को 9 रुपए का कर दिया, कितने एक यूनिट पर कितना लॉस हो रहा है। अब ऐसे में कस्टमर तो ज्यादा आ जाएंगे, और वो ज्यादा कस्टमर ज्यादा लॉस और दे जाएंगे। पहले मेरे पास 10 कस्टमर थे, अब 100 आ गए तो 100 का लॉस होगा। खाऊंगा क्या मैं 100 का लॉस? वेलकम वेलकम।